हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो लास्ट वीडियो हमने जहाँ पे एंड की थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे आज की वीडियो को। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हम बजट को दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हमने इनकम को डिटेल में डिस्कस किया था। इनकम को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू इनकम क्या होती है, कैपिटल इनकम क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर। फिर हमने रेवेन्यू इनकम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, टैक्स रेवेन्यू इनकम एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। इनको भी हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअली एंड हमने डिफरेंस देखा था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एंड अगेन टैक्स रेवेन्यू इनकम को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम। आज की जो वीडियो है वो यहां से स्टार्ट करेंगे कि जो टैक्स रेवेन्यू इनकम है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि जिसने पहली वाली दो वीडियोस नहीं देखी हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, वो जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। बेसिकली जो मेन हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो एग्जाम में मेंशन है, एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है, वो ये है टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। तो मेन टॉपिक ये है हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मान लो कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, क्लियर, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इनकम टैक्स देना जरूरी नहीं है, मतलब उन्होंने क्राइटेरिया बनाया होता है कि अगर आपकी जो इनकम है इस लिमिट से एक्सीड कर जाती है तब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर, ये बात तो सबको पता होती है, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। बट क्या मैं अपना इनकम टैक्स अपने घर वालों को बोल सकता हूं कि आप मेरी जो इनकम टैक्स है आप पे कीजिए, या मैं अपने पापा को बोल सकता हूं या अपनी मम्मा को बोल सकता हूं कि आप मेरा इनकम टैक्स पे कीजिए, या मैं अपने फ्रेंड्स को बोल सकता हूं, अपने भाइयों को बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं। क्लियर। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस इंसान पे ये टैक्स लगाया जाता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस टैक्स को देने के लिए, ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता दूसरे इंसान पे, ठीक है। इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्टली टैक्स आपसे लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस इंसान पे ये टैक्स लगाया जाता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस टैक्स को पे करने के लिए। ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया, इनकम टैक्स वही इंप्लॉय पे करेगा जिस पे वो लगाया गया है, वो अपना टैक्स जो है किसी दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। ये कहना बिल्कुल गलत हो गया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मतलब आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो डायरेक्टली लिया जाता है। मतलब डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस इंसान पे लगाया जा रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है उस टैक्स को पे करने के लिए, उसकी जगह पे और कोई भी इंसान उस टैक्स को पे नहीं कर सकता। दैट इज डायरेक्ट टैक्स। क्लियर। इसमें एग्जांपल आती है इनकम टैक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है, मतलब ये दूसरे इंसान पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जिसको ये पे करना है ये वही पे करेगा। क्लियर। जिस पे ये लगाया जाएगा डायरेक्ट टैक्स वही पे करेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इस टैक्स को आप किसी दूसरे इंसान पे ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर। जरूरी नहीं है कि जिससे ये टैक्स, जिस इंसान पे ये टैक्स लगाया जा रहा है वही पे करेगा। वो इंसान जिस पे ये टैक्स लगाया जा रहा है वो किसी दूसरे इंसान से, ठीक है, उस टैक्स को ले सकता है एंड देन आपको वो दे सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, वो है जीएसटी। जीएसटी के बारे में सबको पता है। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से इनडायरेक्ट टैक्स समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में, क्लियर, आप जाते हो तो आप लोगों को पता है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। हर एक इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड की जाती है रेस्टोरेंट द्वारा। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, क्लियर, तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि जो लोग, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं हर एक इंडिविजुअल को, उनको टैक्स पे करना होता है। तो रेस्टोरेंट्स वाले जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनको टैक्स पे करना होता है। बट आपको पता है कि जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो कस्टमर से, ठीक है, जीएसटी लेते हैं, मतलब टैक्स लेते हैं एंड देन फिर वो गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो बेसिकली ये जो टैक्स था वो देना किसको था? वो देना था रेस्टोरेंट वालों को। बट रेस्टोरेंट वाले अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो कस्टमर से लेके दे रहे हैं। तो इस कहने का मतलब ये हुआ
कि जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं उन्होंने अपना जो टैक्स है वो ट्रांसफर किस पे किया, कस्टमर्स पे कर दिया, ठीक है, एंड कस्टमर से वो टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो ऐसे टैक्स जो ट्रांसफर किया जा सके दूसरे इंसान पे, ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। क्लियर। अब हमने जीएसटी के बारे में पढ़ना है। क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स में एक टैक्स आता है जीएसटी, ठीक है, जिसके बारे में सबको मालूम होगा। क्लियर। उसके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के बारे में कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लॉन्च किया गया, मतलब कब इंप्लीमेंट किया गया ये टैक्स? ये 1 जुलाई 2017। डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। जीएसटी कब इंप्लीमेंट किया गया? 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया और इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जब ये जीएसटी नहीं था, क्लियर, और जीएसटी जब लॉन्च नहीं किया गया था तो इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस पहले से मौजूद थे। जैसे कि आपने वैट टैक्स नाम सुना होगा, वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है, आपने सेल टैक्स के बारे में सुना होगा, आपने सर्विस टैक्स के बारे में सुना होगा, है ना। बहुत सारे टैक्स थे जब जीएसटी नहीं था, मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस थे। क्लियर। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये अगर इतने सारे टैक्सेस थे तो एक टैक्स, मतलब ये जीएसटी लाने की क्या जरूरत थी? क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि इससे लाने की वजह ये थी कि इससे पहले, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से पहले कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इंडियन पीपल्स, ठीक है। मतलब जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। वो क्या प्रॉब्लम्स थी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स की वजह से एक प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी मैं थोड़ी देर के मैं बताता हूं आपको कि ये क्या होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। और एक था अनयूनिफॉर्म नेचर था टैक्सेस का। ये दो प्रॉब्लम थी। इन दो प्रॉब्लम की वजह से क्या था कि जीएसटी को लाना पड़ा। क्लियर। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू इनकम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बताया कि जिस इंसान पे टैक्स लगाया जाता है अगर वही रिस्पॉन्सिबल है टैक्स देने के लिए और वो अपना टैक्स जो है वो किसी दूसरे पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आप किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हो अपना टैक्स। क्लियर। ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है, ये ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है जीएसटी। अब हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कब लॉन्च किया गया? 1 जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं बता रहा था कि जीएसटी से पहले या 1 जुलाई 2017 से पहले बड़े सारे टैक्सेस इंडिया में थे, ऑलरेडी थे, जैसे कि वैट है, क्लियर, सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था, ये सारे टैक्स ऑलरेडी थे। बट बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। वो क्या प्रॉब्लम थी? वो प्रॉब्लम थी कैस्केडिंग इफेक्ट, अनयूनिफॉर्म इन नेचर, ठीक है, अनयूनिफॉर्म नेचर ऑफ टैक्सेस। क्लियर। ये प्रॉब्लम थी जो इंडियन जो पॉपुलेशन थी वो फेस कर रही थी, इसलिए जीएसटी को लाना पड़ा। सो अब कैस्केडिंग इफेक्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट कैस्केडिंग इफेक्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। क्लियर। मान लो कि मेरा एक जो काम है वो लकड़ी का काम है। क्लियर। मैं क्या करता हूँ कि मैं बेड वगैरह बनाता हूँ, सोफ़ा वगैरह बनाता हूँ। क्लियर। तो सोफ़ा वगैरह बनाने के लिए, बेड वगैरह बनाने के लिए, अलमीरा वगैरह बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है? लकड़ी की ज़रूरत है। क्लियर। मतलब मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं कहीं पर जाता हूँ और मैं वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आता हूँ। क्लियर। तो मैं जब गया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो मान लो कि मेरे को रॉ मटेरियल पड़ा 1000 रुपये का। क्लियर। रॉ मटेरियल पड़ा मुझे 1000 रुपये का, और आपको पता है कि जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो आपको 100 रुपया टैक्स भी देना पड़ा, ठीक है। आप खरीदने गए थे रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ी 1000 रुपया, बट उसके साथ साथ आपको टैक्स भी पे करना पड़ा 100 रुपीज़। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप 1000 रुपया नहीं बताओगे, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स भी पे किया है 100 रुपीज़। तो आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है अब 1100 बताओगे। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपीज़ भी आपने अपनी पॉकेट से पे किया है। क्लियर। तो अब आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 1100 रुपीज़ बनाओगे। क्लियर। तो एक तो टैक्स यहां पे लग गया, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। वैसे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है मतलब टैक्स पे टैक्स लगना, बार बार एक ही प्रोसेस में बहुत बार टैक्स लग जाना, जैसे मैं अभी समझाने वाला हूं। क्लियर। तो रॉ मटेरियल में खरीदने गया, वहां पे मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पड़ी 1000 रुपया, बट उसके साथ साथ मुझे टैक्स भी पे करना पड़ा 100 रुपीज़, वो भी मेरे पॉकेट से गया। तो अब मैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या बताऊंगा? 1100 रुपये। क्लियर। अब लकड़ी मेरे पास आ गई है। क्लियर।
तो अब उसका मेरे को लकड़ी का करना क्या है, मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। फिनिश्ड प्रोडक्ट कहने का मतलब मुझे अब उसका अलमीरा बनाना है, ठीक है, या उसका मुझे बेड बनाना है या सोफा बनाना है, कुछ भी बनाना है, मुझे उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर? फिनिश्ड प्रोडक्ट आप समझ गए होंगे आई होप। सो मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। वैल्यू ऐड करने का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी जो लगानी पड़ती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी लगानी पड़ती है उसको कहा जाता है वैल्यू एडिड। तो मुझे वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी अब। तो मान लो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाने के लिए मुझे 1000 रुपया ऊपर से लगाना पड़ा। तो अब मैं फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या बोलूंगा, तो कितनी आएगी, वो आएगी 2100, ठीक है। पर जैसे ही फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, उस पर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। तो मान लो फिनिश प्रोडक्ट पे मुझे 200 रुपीज़ का टैक्स पड़ गया। क्लियर? 200 रुपीज़ का टैक्स पड़ गया। अब मैं फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बताऊंगा 2100 बताऊंगा कि 2300 बताऊंगा। ऑफ कोर्स मुझे टैक्स पे करना पड़ा है इस फिनिश प्रोडक्ट पे 200 रुपीज़ का, तो ये भी मेरी पॉकेट से गया 200 रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 2300 बताऊंगा। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट आपके पास तैयार है। क्लियर? अब जब आप उसको बेचने जाओगे, ठीक है, जब उसको आप बेचने जाओगे तो आपको पता है बेचने पे भी, ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है आपको 100 रुपीज़ और टैक्स देना पड़ा, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2400। तो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, बेसिकली देखो, एक बार यहां पे टैक्स लग गया, ठीक है, एक बार दोबारा यहां पे टैक्स लग गया, ठीक है, एक बार नीचे और टैक्स लग गया, तो टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा है। इसी इफेक्ट को कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी से पहले 1 जुलाई 2017 से पहले जो कैस्केडिंग इफेक्ट था ये बहुत ज्यादा कॉमन था। क्लियर? कैस्केडिंग इफेक्ट से होता क्या जा रहा था कि एक प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी कीमत बढ़ती जा रही थी। ऑफ कोर्स जब इतनी बार टैक्स लगेगा तो उस चीज की कीमत बढ़ती जाएगी। क्लियर? और महंगाई होती जाएगी। क्लियर? और जैसे ही मतलब अगर ये सपोज करो कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट ना होता, ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी जब जीएसटी नहीं आया था। तो मान लो कि अगर ये कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, तो मान लो वो जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल 1000 रुपए का लाता, तो क्या उस पर कोई टैक्स देना पड़ता? नहीं, जीरो टैक्स देना पड़ता। तो ठीक है, वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी पड़ती? उसको 1000 रुपया ही पड़ती, क्योंकि उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। ठीक है, पर जब उसमें वो वैल्यू ऐड करेगा, मतलब उसको रॉ मटेरियल को जब वो फिनिश प्रोडक्ट में बनाएगा तो उसको तो पैसा लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मान लो उसने 1000 रुपया और एक्स्ट्रा लगाया इस पे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब फिनिश प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ जाएगी उसको? 2000 रुपया। बट मैं यहाँ पे जब कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था तो वैल्यू एडिशन पे भी, ठीक है, जब फिनिश प्रोडक्ट बन गया था, ठीक है, वैल्यू एडिशन पे भी उसको टैक्स देना पड़ा था। बट यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि जब कैस्केडिंग इफेक्ट अगर नहीं होता तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आप कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट भी 2000 ही आएगी। बट अब जब जीएसटी लग गया तो आपको पता है जीएसटी में क्या होता है, आपको एक ही टैक्स देना होता है, तो वो आपको एंड में देना पड़ेगा। तो मान लो आपने 100 रुपया एंड में टैक्स दे भी दिया, तो ठीक है, तो कितना प्रोडक्ट मतलब कितनी कॉस्ट पड़ेगी उस चीज की? 2100 रुपीज। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो। ठीक है, तो जीएसटी आने के बाद बेसिकली थोड़ा हद तक ये कैस्केडिंग इफेक्ट जो है कम हुआ है। जो दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करें, ठीक है, जो दूसरी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे लोग वो थी अनयूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अब जीएसटी आ गया है तो अब आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, टैक्स हर जगह बराबर ही रहेगा, उसका रेट जो है वो हर जगह बराबर रहेगा। चाहे आप जेएनके में चले जाओ, ठीक है, चाहे आप दिल्ली में चले जाओ, केरला में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, मतलब इंडिया की किसी भी स्टेट में चले जाओ, जो टैक्स का रेट है वो हर जगह बराबर ही होगा। पर जब जीएसटी नहीं आया था उससे पहले जो टैक्स का रेट था हर जगह डिफरेंट था। जैसे आपको पता होगा एक वैट नाम का टैक्स था जो कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था। ठीक है, वो हर एक स्टेट में डिफरेंट, उसका जो रेट था वो डिफरेंट था। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जब आप खरीदने जाते थे, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई भी आपने चीज जेएनके में खरीदी है, ठीक है, तो मान लो कि आपको 8 लाख में पड़ी वो चीज, या गाड़ी कोई खरीदी है, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, तो आपको 8 लाख में पड़ी। बट जरूरी नहीं है कि वही चीज जब आप किसी दूसरे स्टेट में जाके खरीदोगे तो वो आपको 8 लाख की ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले जीएसटी से पहले जो वैट का रेट था हर एक स्टेट में डिफरेंट था, मतलब अनयूनिफॉर्मिलिटी थी हर इंडिया में। क्लियर? तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी जो जीएसटी से पहले लोग फेस कर रहे थे। ठीक है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट को, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट को, अनयूनिफॉर्मिटी को बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को लाना पड़ा। सो अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को
कुछ हद तक सॉल्व किया। क्लियर। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो मैं बाजार में जाता हूं और रॉ मटेरियल लेके आता हूं और मुझे रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो पड़ती है वो 1000 रुपीज़ पड़ती है। क्लियर। तो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। क्लियर। अब आपको पता है कि रॉ मटेरियल जब आप खरीदने जाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ मुझे टैक्स पे करना पड़ा उस रॉ मटेरियल को खरीदने में। क्लियर। जब आपने 100 रुपीज़ टैक्स पे कर दिया, क्लियर, तो आपको वहां पे गवर्नमेंट को बताना होता है कि इस रॉ मटेरियल का आप क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हो कि नहीं। क्लियर। मतलब आप इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे कि नहीं। ठीक है, ये आपको बताना होता है। क्लियर। तो अगर आप ये बताते हो गवर्नमेंट को कि हम इस रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये जो टैक्स दिया होता है आपने जो, ठीक है, ये आपको रिफंड हो जाता है। तो आपको अगर ये रिफंड हो जाएगा तो क्या आपको ये 100 रुपीज़, ठीक है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में लिखने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर जरूरत नहीं है यहाँ पे 100 रुपया लिखने की, तो क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज होगी? नहीं होगी। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ ही रहेगी। अब मान लो कि 1000 रुपीज़ आपको कॉस्ट पड़ी है रॉ मटेरियल की। अब आपने क्या किया? वैल्यू ऐड कर दी, मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। तो मान लो कि आपने वैल्यू ऐड कितनी की? 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपीज़ वैल्यू ऐड की, मतलब इतना एक्स्ट्रा खर्चा लग गया आपका उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। तो अब आप फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बताओगे? 2000 रुपीज़। अब आपको पता है कि इसके बाद तो आपको टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि जीएसटी आपको पता है जीएसटी में सिर्फ एक ही बार टैक्स देना होता है एट द एंड। क्लियर। तो यहाँ पे तो टैक्स लगेगा नहीं वैल्यू ऐड करने पे, तो यहाँ पे जीरो टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होगी वो 2000 रुपीज़ होगी। ठीक है, बट एट द एंड आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और मान लो कि आपने 100 रुपये जीएसटी दे दिया, तो आप इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पड़ेगी वो 2100 रुपीज़ पड़ेगी। क्लियर। सो इस तरह से जो कैस्केडिंग इफेक्ट को मतलब खत्म करता है जीएसटी, इस तरह से, इस प्रोसेस से। बट ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा, ठीक है, कि अगर कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो रहा है जीएसटी आने की वजह से, तो जो चीजों की कीमतें हैं वो क्यों कम नहीं हो रही हैं? ठीक है, उनमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। पहले जितनी महंगाई थी अभी भी उतनी महंगाई है, जीएसटी आने के बाद भी उतनी महंगाई है। तो इसका रीजन ये है कि पहले टैक्स ज्यादा हुआ करता था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुआ करती थी। आजकल इन्होंने क्या कर दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स ने क्या कर दिया हुआ है, इंटरनल कॉस्ट बढ़ा दी हुई है, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट बढ़ा दी हुई है, टैक्स कम हो गया है, इसलिए कोई भी ज्यादा चेंज नहीं आया हुआ है। क्लियर। ये फैक्ट है बेसिकली कीमतें मतलब चेंज ना होने में, मतलब अभी भी उतना ही कीमतें हैं जितनी पहले कीमतें हुआ करती थी चीजों की जीएसटी से पहले। क्लियर। अब बात करते हैं जीएसटी की टैगलाइन की। ठीक है, जीएसटी की टैगलाइन है वन टैक्स वन नेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नेशन में एक ही टैक्स चलेगा। जैसे पहले टैक्स हुआ करते थे वैट टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है, ये सारे के सारे टैक्स जो हैं वो मर्ज हो गए हैं जीएसटी में। ठीक है, एट द एंड आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, वो है जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब डिस्कस करते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की। ठीक है, तो जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ? देखो, दो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि दो स्टेट्स हैं, ठीक है, एक आंध्र प्रदेश स्टेट है और एक महाराष्ट्र स्टेट है। ठीक है, महाराष्ट्र में कोई चीज बन रही है, ठीक है, प्रोड्यूस की जा रही है महाराष्ट्र में, ठीक है, बट उसको बेचा कहां जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि टैक्स कौन पे करेगा? महाराष्ट्र जो स्टेट है वो टैक्स पे करेगी, या आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो टैक्स पे करेगी? तो मैं आपको बता दूं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वो टैक्स होता है जहां पे प्रोडक्ट को बेचा जाता है, वहां के कस्टमर्स जो टैक्स पे करेंगे, क्लियर, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वो टैक्स हुआ जहां पे प्रोडक्ट को बेचा जाता है, वहां जो प्रोडक्ट है टैक्सेबल होगा, जहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है वहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब कोई चीज यूपी में बन रही है, महाराष्ट्र में बिक रही है, तो जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो टैक्स पे करेंगे, यूपी के लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सो आप डिस्कस करते हैं कि जीएसटी लगाने का क्या तरीका है। बट इसको डिस्कस करने से पहले दो टर्म्स को समझ लेते हैं, दैट इज इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन एंड इंटरस्टेट ट्रांसैक्शन। देखो, ट्रांसैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन क्या हुई? देखो, जब एक ही स्टेट में लेन देन हो तो ऐसी ट्रांसैक्शन को इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन कहा जाता है। और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसैक्शन करनी है, मतलब लेन देन करना है, तो ऐसी ट्रांसैक्शन को इंटरस्टेट ट्रांसैक्शन कहा जाता है। क्लियर। रिपीट कर देता हूं कि अगर एक ही स्टेट में लेन देन हो रहा है, क्लियर, मतलब बनाने वाला और बेचने वाला एक ही स्टेट का है, एक ही स्टेट के अंदर ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रांसैक्शन को इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन कहेंगे। और अगर बनाने वाला और बेचने वाला अलग अलग स्टेट से हैं, ठीक है, तब ट्रांसैक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी ट्रांसैक्शन को इंटरस्टेट ट्रांसैक्शन कहेंगे। क्लियर।
तो जब इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन हुआ करती थी पहले, जब जीएसटी नहीं था, तो कौन सा टैक्स देना पड़ता था? वैट टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और जब इंटरस्टेट ट्रांसैक्शन हुआ करती थी पहले, तो कौन सा टैक्स देना पड़ता था? सेल टैक्स देना पड़ता था। और जो कि वैट जो टैक्स है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, और जो सेल टैक्स है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है। पर जैसे ही जीएसटी आ गया, ठीक है, जीएसटी के आने की वजह से हुआ क्या कि ये जो वैट टैक्स है और जो सेल टैक्स है, ये मर्ज हो गया जीएसटी में, ठीक है। अब एक ही टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी, ठीक है। अब जब इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन होती है तो किस तरह से ये लगता है जीएसटी, ठीक है। तो जब भी इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन होती है, ठीक है, तो जीएसटी दो पार्ट्स में लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कभी भी बाजार जाइए, ठीक है, तो आपको एक बिल मिलेगा, बिल में जरूर लिखा होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्लियर। आप चेक कर सकते हैं, आप कोई भी बिल उठा के देख लीजिए, वहां पे ये दोनों टैक्स लिखे होते हैं। और खास बात देखना, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये दोनों बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जीएसटी आपको 5% देना है, ठीक है, तो 2.5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और 2.5% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, क्लियर। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर आपको 5% का जीएसटी देना है, तो अगर इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन हो रही है, तो 2.5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है और 2.5% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन। जब कभी भी इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन हो रही हो, तो जो जीएसटी लगता है उसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे इंट्रास्टेट ट्रांसैक्शन में हाफ जो जीएसटी है वो लगता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में पूरा का पूरा टैक्स लगता है। अगर 5% है तो 5 का 5% लगेगा। इसलिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसके बराबर होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर। फिर जब ये टैक्स आ जाता है, जब भी इंटरस्टेट ट्रांसैक्शन होती है, जब कभी भी ये टैक्स आ जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेंट्रल और स्टेट्स में, ठीक है। पर जैसे हमें इस केस में इंटरस्टेट ट्रांसैक्शन में हमें पता होता है कि हाफ परसेंटेज जो है वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और हाफ परसेंटेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। इसमें ये पहले से डिफाइन नहीं होता, ठीक है। ये बाद में जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज जो है वो सेंट्रल के पास रहेगा और कितना परसेंट जो है वो स्टेट के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर। तो इस तरह से बेसिकली जीएसटी लगाया जाता है, क्लियर। अब जीएसटी के 5 रेट्स हैं, ठीक है। एक 0% रेट है, एक 5% रेट है, एक 12% रेट है, एक 18% रेट है, एक 28% है। तो कभी भी पूछा जाए कि जीएसटी के मतलब जो रेट्स हैं वो कितने डिटर्मिन किए जाते हैं, तो वो है 5 रेट्स, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अब मैं बात करूं 0%, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि 0% तो कोई रेट नहीं होता, जीरो का मतलब कोई भी टैक्स नहीं लग रहा। नहीं, 0% रेट का मतलब ये है कि ये सबसे मिनिमम टैक्स है, क्लियर। ये मिनिमम टैक्स लग रहा है। 0% का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि इस पे टैक्स लग ही नहीं रहा। 0% टैक्स का मतलब ये होता है कि इस पे मिनिमम टैक्स लग रहा है 0, ठीक है। तो कभी अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस 0 को 1%, 2% या 5%, ठीक है, बढ़ा सकती है। तब आप लोग नहीं कह सकते हो कि आपने इस पे जो टैक्स फ्री प्रोडक्ट था उस पे आपने टैक्स कैसे लगाया, इसलिए उसने 0% बोला हुआ है। मतलब ये 0% जो है ये मिनिमम टैक्स रेट है, क्लियर। गवर्नमेंट कभी भी इसको बढ़ा सकती है, ठीक है। तो जिन पे 0% टैक्स हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैक्स फ्री है, उन पे टैक्स लगा होता है, बट मिनिमम टैक्स लगा होता है, दैट इज 0%। ये बहुत खास बात है। तो ये 5 टैक्स के अलावा, ठीक है। अच्छा, 28% के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जितनी भी कंट्रीज, ठीक है, जहां पे जीएसटी लगा हुआ है, ठीक है, 150 प्लस कंट्रीज ही हैं, आई थिंक 160 हैं, ठीक है। 160 कंट्रीज में जीएसटी आपको पता है लगा हुआ है। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, 28% जो जीएसटी है वो कहीं भी नहीं है, इंडिया को छोड़ के। इंडिया में 28% जीएसटी है, सोचो आप, क्लियर। 28% जीएसटी है। इन 5 जीएसटी के अलावा 2 एक्सक्लूसिव जीएसटी भी हैं, दैट इज 0.25% एंड 3%, ठीक है। देखो 0.25% जीएसटी कब लगेगा? जब आप कोई प्रीशियस स्टोन खरीदने जाओगे, जैसे रूबी खरीदने जाओगे या डायमंड खरीदने जाओगे, इस तरह का जब आप खरीदने जाओगे, ठीक है, तो आपको 0.25% जीएसटी देना पड़ेगा। और जब कभी आप कोई प्रीशियस मेटल खरीदने जाओगे, मतलब सोना, चांदी या प्लैटिनम, इस तरह का कोई जब आप प्रीशियस मेटल खरीदने जाओगे, तब आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ये जो रेट्स हैं ये डिटरमिन करते हैं जीएसटी को। और 2 एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव रेट्स भी हैं,
दैट इज 0.25% एंड 3%। 0.25% कब देना, जब आप प्रीशियस स्टोन के बारे में बात हो रही हो, मतलब जब आप प्रीशियस स्टोन खरीदने जाओगे तब आपको 0.25% देना पड़ेगा, और जब आप कोई मेटल मतलब सोना चांदी खरीदने जाओगे तो आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है, ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं लगता, रियल एस्टेट मतलब जमीन जायदाद पे जो जीएसटी है नहीं लगता है, अल्कोहल है, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता है। बट अल्कोहल और पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी नहीं लग रहा तो कोई और टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। अल्कोहल और पेट्रोलियम पे दो अलग तरह के टैक्स लगते हैं, बट जीएसटी नहीं लगता। अल्कोहल पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी टैक्स, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स है, ठीक है। पेट्रोलियम पे लगता है वैट, जो आल्सो मतलब वैट इज आल्सो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, ठीक है। इन पे जीएसटी नहीं लगता, बट इन पे दूसरे टैक्स लगते हैं, पेट्रोलियम पे लगता है वैट टैक्स और अल्कोहल पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी टैक्स। अब मैं आपको बताता हूँ पेट्रोलियम पे टैक्स कब लगता है, जब खरीदना हो, ठीक है, बाय करना हो, सेल करना हो, उस टाइम पे पेट्रोलियम पे टैक्स लगता है। बट अल्कोहल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट पे जब अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, क्लियर, तब टैक्स लगता है अल्कोहल पे। मतलब पेट्रोलियम पे जो टैक्स लगता है वो एमआरपी के ऊपर लगता है, क्लियर, पर जो अल्कोहल पे टैक्स लगता है वो एमआरपी के अंदर लगता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था एक मतलब जीएसटी के बारे में पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने कवर कर लिया है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।